नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता उस यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक नदी तंत्र के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ था। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये नदी तंत्र क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यानी जो मेन नदी होती है, एक मुख्य नदी और उसकी जो सहायक नदी है, उनसे मिलकर बनता है नदी तंत्र। छोटी छोटी सहायक नदियाँ मिलकर मुख्य नदी में जाकर मिल जाती हैं और एक तंत्र का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार से मनुष्य की आप बॉडी में अगर आप देखें अलग अलग प्रकार के तंत्र होते हैं, उसी प्रकार से जो नदी है उसके भी अलग अलग प्रकार के ब्रांचेस होती हैं। छोटी छोटी नदियाँ आकर उसमें मिलती हैं और जो नदी प्रवाह है उसको बढ़ाती हैं। यानी पूरा अपना जो जल है वो बड़ी नदी में जाकर डालती हैं और बड़ी नदी का जो जल है वो समंदर में जाकर मिल जाता है। तो ये जो सिस्टम है पूरा, इसी को बोलते हैं नदी तंत्र। तो इस प्रकार से यानी सिंप्लीफाई करने के लिए हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों को 3 भागों में डिवाइड किया था। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो 2 नदी तंत्र हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, चाइना के अंदर मानसरोवर झील है। चाइना में मानसरोवर झील है और इस मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको चाइना में सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। चाइना में इसको सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। यही मानसरोवर झील के पास में एक है राकसताल। यहाँ पर एक राकसताल है और यहीं पर है आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर यानी 3 ग्लेशियर यहाँ पर हैं। एक राकसताल, ये है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है आपकी सिंधु नदी या इंडस रिवर, ठीक है। और ये जो राकसताल है, राकसताल से निकलती है आपकी सतलज नदी, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा। इसी के पास में मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी मैक्सिमम फ्लो करती है कहाँ पर? चाइना में, जिसको इस शांगपो के नाम से जाना जाता है। चाइना के अंदर तिब्बत के पठार से होते हुए फ्लो करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ से? दिहंग गार्ज से। दिहंग गार्ज से एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में। तब उसको क्या बोलते हैं? दिहंग नदी बोलते हैं। तब उसको दिहंग नदी बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिहंग गार्ज, गार्ज क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था कि जब नदी पहाड़ को काटकर या नदी जब प्रवाहित हो रही है तो जो पर्वत का निर्माण होता है, पहाड़ का निर्माण होता है। तो ये जो पहाड़ का निर्माण है ये नदी के फ्लो को, नदी के प्रवाह को बदल नहीं पाता और वहीं पर इसका पहाड़ का निर्माण, पर्वत का निर्माण हो जाता है। और नदी क्या करती है? इस पर्वत को काटकर एक घाटी का निर्माण करती है। नदी पर्वत के साथ साथ अपना फ्लो, अपना प्रवाह परिवर्तित नहीं करती है और वो क्या करती है? इस पहाड़ को काटकर उसके बीचों बीच एक घाटी का निर्माण करती है, जिसको गार्ज कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और सबसे पहले देखिए कहाँ पहुँचती है? दिहंग नदी। यानी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहंग नदी कहते हैं। एक छोटी नदी वहाँ से प्रवाहित होती हुई अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, ठीक है। तो सदिया, अरुणाचल प्रदेश यानी असम के सदिया जिले में दिबांग और लोहित, ये दोनों नदियाँ आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। 2 नदी दिबांग और लोहित, याद रखिएगा, दिबांग और लोहित 2 नदियाँ आकर मिल जाती है। कहाँ पर? दिहंग नदी से, ठीक है। वहाँ पर फिर इसका निर्माण होता है, क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे चलती है यानी असम में, असम के सदिया से धुबरी तक, यानी ये यहाँ पर असम का सदिया जिला है और ये यहाँ पर असम का धुबरी जिला है। तो इन दोनों जिलों तक जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये प्लेन में एंटर करती है। यहाँ पर पूरा प्लेन में बहती है। आसाम में पूरा प्लेन है जहाँ पर ये नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। यहाँ पर नौकागम्य है, यानी नौकायान भी होता है। नौकायान यानी जहाज़ जो होते हैं, पानी के जहाज़, पानी की बोट्स, ये सब इसमें चलाए जाते हैं, उनसे व्यापार भी किया जाता है, ठीक है। वाटरवे 2 अगर आपने सुना होगा, अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया भी था। वाटरवे 2 जो है वो कहाँ पर है? यही सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ही आता है वाटरवे 2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक नदी जिला आता है। यानी नदी के बीचों बीच एक टापू है। नदी के बीचों बीच इस प्रकार से नदी बह रही है, उसके बीचों बीच क्या है? एक टापू है, एक आइलैंड है, ठीक है। इसको नदी द्वीप भी कहते हैं और ये संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
संसार का सबसे बड़ा नदी यानी नदी में पाया जाने वाला द्वीप है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर पाया जाता है। ये संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, आसाम में उपस्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है, धुबरी तक पहुंचती है और धुबरी के बाद ठीक है ये दाहिनी तरफ मुड़ जाती है और बांग्लादेश में एंटर करती है। ठीक है, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो ये बांग्लादेश की बाउंड्री है। बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है जमुना। और आगे बढ़ते हुए ठीक है, आगे बढ़ते हुए वेस्ट बंगाल से आ रही हुगली नदी। हुगली नदी कौन है? हुगली नदी गंगा की, गंगा का ही एक दूसरा नाम है हुगली नदी। ठीक है, तो हुगली नदी इसमें मिल जाती है जमुना में। जमुना में जब इसमें मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो थी, दो नाम हो जाते हैं। यही धारा इसमें आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। यानी गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है? पद्मा नदी। यमुना नदी जब पद्मा नदी में मिल जाती है तो उसका संयुक्त धारा बन जाती है पद्मा नदी। उसकी संयुक्त धारा क्या बन जाती है? पद्मा नदी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक नदी मणिपुर से निकलती है, मेघना। ये देखिए यहाँ पर एक नदी मणिपुर से निकलती है, मेघना नदी। और मेघना नदी में जब पद्मा नदी आकर मिल जाती है तो संयुक्त धारा बन जाती है क्या? मेघना नदी। दोनों की संयुक्त धारा कहलाती है मेघना नदी। और यही मेघना नदी यहाँ पर ये जो बंगाल की खाड़ी है इसमें जाकर गिर जाती है और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यही जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है इसको हम थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है, यह नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? भारत, चीन और बांग्लादेश। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन से नाम है। चलिए देख लेते हैं। देखिए सांगपो, चाइना में इसको क्या कहते हैं? सांगपो। बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना। इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। यानी इंडिया के असम राज्य में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहते हैं। आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है, वो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में वृद्ध हिमालय को काटकर दिहंग गाज का निर्माण करती है। वृद्ध हिमालय को काटकर दिहंग गाज का निर्माण करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी में 2 नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी? दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित इसकी सहायक नदियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दिबांग और लोहित दोनों नदियाँ जब अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नदी से मिल जाती हैं तो ये एंटर करती है कहाँ? सदिया। सदिया जिला है किसका? असम का। वहाँ पर एंटर करती है किसमें? असम में। और असम में सदिया से लेकर और धुबरी तक, धुबरी भी असम का जिला है बांग्लादेश बॉर्डर पर। ठीक है, असम में सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व पश्चिम में प्रवाहित होती है इस प्रकार से। और जैसे ही बांग्लादेश आता है तो ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है ऐसे। ठीक है, उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से धुबरी तक एक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। यानी यहाँ पर आप नौकायान कर सकते हैं। इसका जो प्रवाह है, जो फ्लो है नदी का, वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, ढाल पे नहीं है, एक मैदान में प्रवाहित होती है ये नदी। उसके बाद देखिए रैंप घाटी के अंदर उत्तर में हिमालय और दक्षिण में शिलोंग पठार है। ठीक है, रैंप घाटी यानी जहाँ पर ये प्रवाहित होती है इस प्रकार से, इसके उत्तर में यहाँ पर हिमालय है और इसके दक्षिण में यहाँ पर क्या है? शिलोंग पठार है इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। गुम्फित जलमार्ग क्या होता है? देखिए गुम्फित जलमार्ग होता है जब नदी ढाल पर न प्रवाहित होकर मैदान में प्रवाहित होती है। ठीक है, और उसका जो जल है वो शांत बना रहता है, तो उसी को गुम्फित जलमार्ग कहते हैं। इस कारण इस नदी में क्या आता है? द्वीप पाए जाते हैं। द्वीप क्या पाए जाते हैं? कैसे? देखिए ये नदी है और ये मैदान में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब नदी का फ्लो यहाँ पे है, मान लो ये नदी का फ्लो है। ठीक है, तो जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंकर, पत्थर, गाद, रेत जमा हो जाती है तो नदी क्या करती है? अपना जो रुख है वो थोड़ा सा चेंज कर लेती है और यहाँ पर क्या होता है? एक द्वीप का निर्माण हो जाता है, एक नदी द्वीप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं गुम्फित जलमार्ग। इसी क्रम में यहाँ पे बताया गया, देखिए जो माजुली
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी में पाए जाने वाला द्वीप है। वैसे तो जो द्वीप है वो कहाँ पाए जाते हैं, समंदर के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सरकार ने इसको घोषित किया हुआ है, सबसे बड़ा जिला है ये, ठीक है, नदी द्वीप जिला भी इसको बोलते हैं, सबसे बड़ा। और माजुली को नदी जिला भी कहते हैं। माजुली द्वीप की भूमि अधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। और असम के धुबरी के पास ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना नदी कहते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं। और सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली, सिक्किम में पाया जाता है जेमू ग्लेशियर, और वहाँ से निकलने वाली तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जमुना नदी पद्मा नदी से मिलती है, वो मैं आपको ऑलरेडी मैप पे बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों की संयुक्त धारा पद्मा नदी कहलाती है। यानी जब जमुना नदी मिलती है किससे, गंगा नदी से मिलती है, तो दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, पद्मा नदी कहलाती है, ठीक है। जब मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी या मेघना नदी को बराक नदी भी कहते हैं, पद्मा नदी से मिलती है, तो दोनों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना नदी कहते हैं। और यही मेघना नदी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आप याद रखिएगा, देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है इनसे। देखिए ध्यान रखिएगा, इसको जब बार बार आप पढ़ेंगे, इसको जब आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार मेमोराइज करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबानसिरी, जिया मरेली, पगलादिया, मानस, तीस्ता और पिथु। जिया मरेली, पगलादिया, मानस, ये सब असम में प्रवाहित होती है। तीस्ता जेमू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, सिक्किम से। और पिथुमारी, ठीक है, देखिए भूटान से निकलती है मानस नदी, और सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है तीस्ता नदी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको आप सेव करके रख लीजिए कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। यानी कोई भी नदी तंत्र, जैसे हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया आपको, गंगा नदी तंत्र पढ़ाया आपको, ठीक है, और अभी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाया आपको। इन तीनों नदी तंत्र में जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, इन तीनों की सहायक नदियों को अगर आप याद कर लेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन जब एग्ज़ाम के अंदर आप आएगा सहायक नदियों से रिलेटेड, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में तो फिलहाल इतना ही है। आगे हम फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनको हम शुरू करेंगे, या फिर प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी आकृतियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पे कौन कौन से पहाड़ हैं, ठीक है, कौन कौन से पर्वत वहाँ पे पाए जाते हैं, कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं, उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में तो फिलहाल इतना ही है। और अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर पिछले लेक्चर्स को देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिस्ट्री की भी और ज्योग्राफी की, दोनों की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप जब चैनल पर जाएंगे, चैनल के आइकन को, यानी आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कहाँ पर, इंटरफेस पर। चैनल के इंटरफेस पर आप पहुंच जाते हैं, वहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो आता है प्लेलिस्ट का आता है। प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर दो प्लेलिस्ट आएगी, एक हिस्ट्री की और दूसरी ज्योग्राफी की, ठीक है। तो जिसने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है वो पिछले लेक्चर्स को जाकर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं उसमें यही प्रॉब्लम रहती है, आप तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। यानी वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे, अपलोड करूँगा यूट्यूब के ऊपर, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप उसके माध्यम से आप तक पहुंच जाता है, और आपको पता लग जाता है कि हाँ जो नई वीडियो है वो आ गई है, ठीक है। तो उससे क्या रहता है कि आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और आपका जो टाइम है वो भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो इस लेक्चर में इतना ही है, अगले लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।